जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर शुरू। नागमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। 7 दिन में यह 5वीं मुठभेड़। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी की चुनावी रैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ती। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए हैं। झारखंड बंगाल में वोटिंग से पहले ईडी की छापेमारी। 17 जगहों पर सर्चिंग जारी। बांग्लादेशी घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी। दिल्ली हरियाणा में AQI 400 पार। चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश। मंगलवार को स्कूल बंद रहे। अयोध्या के श्री राम मंदिर को उड़ाने की धमकी पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी। 16 या 17 नवंबर को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। और इटावा में सराफा व्यापारी ने की पत्नी 4 बच्चों की हत्या। जहर देकर हत्या की आशंका से इलाके में सनसनी। 4 लोगों की मौत से इलाके में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे 4 हत्याओं से दहला इटावा। दरअसल इटावा के लालपुरा में सराफा कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की संदिग्ध मौत पर बड़ा अपडेट सामने आया है। एसएसपी की माने तो सराफा कारोबारी ने ही अपने परिवार की हत्या की है। मौत से पहले का मुकेश की बेटी का व्हाट्सएप स्टेटस भी सामने आया है। तो वहीं मुकेश के साले ने भी पुलिस को कई अहम जानकारियां दी हैं। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। सोमवार का दिन था। पुलिस की डायल 112 नंबर पर यहां रहने वाले एक सराफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने फोन किया। बोला, मेरी बीवी और 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। सब कुछ खत्म हो गया है और अब मैं जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं भी मरने जा रहा हूँ। फोन कॉल रखते ही पुलिस की एक टीम मुकेश के घर पहुंची, जबकि एक टीम मुकेश को ढूंढने में जुट गई। बता दें कि पुलिस जब लालपुरा तिराहे पर स्थित मुकेश के घर पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पुलिस को 4 लाशें मिली। ये लाशें थी मुकेश की पत्नी रेखा वर्मा, 3 बच्चों भाव्या, काव्या और अभिष्ट की। सभी के गले पर निशान मिले, लेकिन खून का एक भी कतरा नहीं मिला। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक की टीम को बुलाया और सारे ही अहम सबूत एकत्रित कर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। फिर शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से मुकेश को भी गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। मुकेश बोला, मैं दिल्ली में सोना खरीदने का काम करता हूँ। मैं 8 से 10 दिन में घर आता जाता रहता था। ये मेरी दूसरी शादी थी। पहली बीवी की मौत। पहली बीवी की साल 2005 में कैंसर से मौत हो गई थी और फिर मैंने रेखा से 2 साल बाद 2007 में शादी की थी। भाव्या मेरी पहली पत्नी की बेटी है। रेखा से शादी के बाद हमारे घर काव्या और अभिष्ट पैदा हुआ। भाव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की छात्रा है। वह दिवाली पर घर आई थी। छोटी बेटी काव्या 12वीं क्लास में पढ़ती थी। मुकेश ने कहा, हम पांचों ने एक साथ सुसाइड करने का मन बनाया था, जिसमें उसकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन मैं बच गया। इसलिए मैं रेलवे स्टेशन जाकर सुसाइड करना चाहता था। वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, ये घटना होने जा रही थी करवा चौथ के 1 दिन पहले ही। वो कुछ 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी। उस चक्कर हम सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई। वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली, क्या टेंशन में ऐसा मन हो रहा हम खत्म हो जाए। तो बोले, अगर तुम खत्म हो सही हमें लेकर चलिए, नहीं तो हमारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है। ना हमारे मायके की सक्षम वालों, एक तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चलाएगा। खर्चे सबके है भी है। जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ की पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे। बोले, ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। मुकेश वर्मा ही कातिल। एसएसपी संजय कुमार ने बताया कि हमने जांच में पाया है कि मुकेश वर्मा ने ही अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों की जहरीला पदार्थ खिला करके हत्या की है, क्योंकि घटनास्थल से खून का कोई भी निशान बरामद नहीं हुआ है। फॉरेंसिक टीम को वहां से नशे की दवाइयां भी बरामद हुई हैं। सराफा कारीगर मुकेश वर्मा की ओर से लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसको लेकर के पुलिस बारीकी से अवलोकन भी कर रही है। स्थानीय लोगों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश वर्मा का
घर सुबह 9 के आसपास बंद था। अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि नींद की दवाई दे करके परिवार के एक साथ 4 सदस्यों को मारने की घटना सुबह के समय घटित हुई है। लेकिन खुद मुकेश सोमवार देर शाम इटावा रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या करने के लिए पहुंचा। पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर चारों की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है। दूसरी पत्नी है और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूंकि ट्रेन खड़ी हो गई जब वंदे भारत एक्सप्रेस तो मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा हूँ और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, हम पत्नी और मिलकर आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देखे होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूंकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। रेखा के भाई ने तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां अमरावती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको। अपनी विरासत को हम सुरक्षित रखते हैं। विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। मैं जब अयोध्या की बात करता हूं तो फिर मैं वही आता हूं। अयोध्या में वर्षों तक हमें अपमान क्यों झेलना पड़ा था? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर यह अपमान हिंदुओं को क्यों झेलना पड़ा था? इसलिए क्योंकि हम बटे थे, हम बटे थे और इसीलिए कटे थे, इसीलिए अपमान सहना पड़ा था। और आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया और 2019 में समस्या का समाधान हो गया। 500 वर्षों का समाधान। कांग्रेस समाधान नहीं चाहती थी, कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेसी कहते थे कि कृष्ण हुए ही नहीं। जैसे कि राम और कृष्ण नहीं हुए, केवल एक कांग्रेसी ही पैदा हुए हैं, बाकी और कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये देश के इतिहास को अपमानित करने का प्रयास है और जो लोग देश के इतिहास को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम। तो महाराष्ट्र के चुनाव में अमरावती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। और अब हम बात करेंगे सुरक्षा चुनौती, विस्फोट की धमकी। दरअसल अवैध सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद क्या अयोध्या के श्री राम मंदिर को बम से उड़ाया जा सकता है? आम आदमी भले ही यह बात आम आदमी के गले ना उतर सके, लेकिन खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के स्वयंभू सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दे डाली है।
विदेशी सरजमी पर रहकर भारत को अस्थिर करने की साजिश रचने वाले कुख्यात आतंकी ने केवल धमकी ही नहीं दी, बल्कि 16 या 17 नवंबर की तारीख भी घोषित की है। धमकी मिलते ही एसपी अयोध्या को मंदिर सहित परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। आइए जान लेते हैं कि धमकी देने वाला आतंकी कौन है। गुरपतवंत सिंह पन्नू का परिवार भारत विभाजन के दौरान लाहौर से पलायन कर हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत आया था। यहाँ अमृतसर जालियावाला जीटी रोड से कुछ दूर स्थित अपर बाबा नहर के अंतिम छोर पर आबाद खानटो गांव पहुंचकर बस गया था। यहीं पन्नू और उसके भाई मंगवंत सिंह ने जन्म लिया और पले बढ़े। हालांकि युवा होते हुए पन्नू की शोहबत बिगड़ी और वो खालिस्तान समर्थक बन बैठा। इसके बाद से गांव में नहीं देखा गया। हालांकि उसकी मां जमीनों को देखने पहुंचने पर ग्रामीणों को अपने बेटे को कनाडा का बड़ा वकील बताती रही। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या होने पर आतंकी गतिविधियों के समर्थक इस पंजाबी युवक ने स्थानीय युवाओं को लालच देकर प्रदेश, देश और समाज को नुकसान पहुंचाया। परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 2020 को यूएपीए कानून की धारा 51A के तहत आतंकी घोषित करते हुए उसके स्वामित्व वाली कृषि भूमि को कुर्क कर दिया गया। वैसे तो केंद्र व प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रही हो, अयोध्या खासकर मंदिर कहे जाने वाले स्थान की सुरक्षा हमेशा ही चाक चौबंद रहती आई है। इसके बावजूद पिछले दिनों 14 जून को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से ऐसी ही धमकी दी जा चुकी है। संगठन की ओर से किसी आमिर ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा को चुनौती दी थी। यही नहीं, इसके अलावा भी धमकियां दी जा चुकी हैं। भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के बाद जहां दर्शन पूजन करने पहुंचे वालों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं शासन व प्रशासन सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने में जुटा रहता है। सजगता का परिणाम यही है कि यहाँ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में संकोच नहीं किया जाता। आतंकी संगठन का स्वयंभू मुखिया अरसे से विदेशी धरती पर रहा है, जिसके पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी से सीधे संपर्क बताए जाते हैं। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद हुई बखेड़ेबाजी किसी से छिपी नहीं है। इसलिए क्या सामने आई ये हालिया धमकी भारत को अस्थिर करने की साजिश है? हालांकि इसके बावजूद देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े स्थल को लेकर किए गए इस दुस्साहस को साजिश कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए शासन प्रशासन सहित सभी खासकर अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भी खास सजगता बरतनी चाहिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनीत त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव एवं कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेताओं ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष को समर्थन देने के लिए पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से समर्थन पत्र सौंपते हुए हर तरह से समर्थन देने का आश्वासन दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि आने वाले 16 तारीख को बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचेंगे। तो आज दूसरे दिन भी वकीलों का प्रदर्शन और धरना जारी रहा। मैं मौजूद हूं गाजियाबाद न्यायालय के बाहर, जहां पर वकीलों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जिस तरह सड़क जाम करने का जो ऐलान था उस पर वकील पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि अब इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी यानी कि राजनीतिक लोग भी शामिल होने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे, इनसे बात करेंगे कि अधिवक्ताओं की जो मांग है इसको लेकर किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि जो अधिवक्ताओं की मांग है क्या कहोगे इसको लेकर? जैसा आप जानते हैं, न्याय देना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन देखने में आ रहा है, आप तो मीडिया में इन्हें चैनल चला रहे हैं, कोई वर्ग आज की तारीख में, जब से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8-10 वर्षों से सरकार दिल्ली और लखनऊ में है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे छात्रों पर रोज लाठीचार्ज हो रही हो, चाहे नौकरी मांगने वालों पर लाठीचार्ज हो रहा हो, चाहे महंगाई पर बात करने वालों पर लाठीचार्ज हो, सब पर अत्याचार और अन्याय का कुठाराघात हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, इस प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ से की बघारने में सबसे आगे हैं, उनसे आगे कोई निकल नहीं पाया है।
वो रोज कहते हैं राम राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में, न्याय खुला दुकानों पे बिक रहा है, लेकिन 70 साल में कुछ ना हुआ कहने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश और दुनिया के इतिहास में शायद गाजियाबाद में ये 70 साल बाद पहला वाकया हुआ है जब जिला जज के बार रूम में न्याय देने और दिलाने वाले लोगों के खिलाफ जिस तरह के हकूक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। वकील जिला जज को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। 29 अक्टूबर को जिला जज कोर्ट रूम में जमानत के मामले को लेकर वकीलों और जिला जज के बीच हुई नोकझोंक के बाद पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया था। इसके बाद से ही वकीलों में आक्रोश है। आज दूसरे दिन भी वकीलों ने कलेक्ट्रेट के बाहर रोड को जाम किया। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे लगाए। आज से रोजाना दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक रोड पर प्रदर्शन करने की उन्होंने बात कही। मांगे न माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। आगामी 16 नवंबर को दिल्ली, एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के वकीलों की गाजियाबाद में महापंचायत होगी। वकीलों की तरफ से 11 तारीख को आह्वान किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आज कलेक्ट्रेट पर चक्का जाम किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं गाजियाबाद बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी। जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला जी। 29 तारीख को जो घटना हुई जिसमें जिला जज के आदेश से 79 वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में हमारी जो मांग थी जिला जज का निलंबन किया जाए, इन पर कंटेम्प्ट की कार्रवाई चलो, तत्काल इन्हें यहाँ से ट्रांसफर करें। हम 29 से ही धरने पे हैं और 8 तारीख को हमने सूचना दे दी थी। अब चूँकि कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए हमें यहाँ जाम करना पड़ा है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हमारा आंदोलन इसी तरह जारी है। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि वकीलों के ऊपर FIR भी हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारा कहना ये, जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया उन पर FIR हो, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और जिन वकीलों पर FIR दर्ज हुई है वो सारी वापस हो। बार काउंसिलिंग के वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है पूरा मामला जी। क्या नाम है आपका? अमित कुमार नेहरा। अमित जी, जो ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। धरना प्रदर्शन 29 अक्टूबर में जो जिला जज रूम में सुनवाई के दौरान जिला जज ने लाठीचार्ज कराया है और जो अमर्यादित भाषा का यूज़ किया है उन्होंने एडवोकेट्स के साथ, जो प्रोवोक किया है उन्होंने एडवोकेट्स को, उसके अगेंस्ट ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। 29 तारीख से पूरा यूपी धरने पर है, पूरे उत्तर प्रदेश की सारी बार काउंसिल धरने पर हैं, सब अपने यहाँ शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। धरना करते करते 8 तारीख में हमने एक ये रेजोल्यूशन पास किया कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम 2 घंटे के लिए सड़क जाम करेंगे। 3 दिन इन बातों को हो गए हैं, उसके बावजूद भी आज तक ना तो प्रशासन ने ना हाई कोर्ट ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा PCS तथा RO-ARO को भी प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक है। क्या यूपी के पास एक समय में परीक्षा कराने की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है कि PCS आदि जैसी विशिष्ट परीक्षा को 2 दिन में करानी पड़ रही है? पेपर लीक पर रोक व परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी है। सरकार इस ओर ध्यान सरकार को देना चाहिए। साथ ही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग एवं सहानुभूति का होना चाहिए। इसको लेकर सरकार खाली पड़े तथा सभी बैकलॉग पर जितनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी करे उतना ही बेहतर होगा। तो मायावती ने ये पोस्ट के माध्यम से ये बातें कही। तो एक्स पर पोस्ट के माध्यम से मायावती के द्वारा ये सरकार से मांग की गई और सुझाव भी दिए गए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुरा में मिट्टी खोदते समय अचानक भरभरा कर मिट्टी की ढाई जो है वो गिर गई, जिससे इस हादसे में 9 लोग मिट्टी के नीचे दबकर घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक 10 वर्षीय मासूम सहित 3 महिलाओं की मौत की खबर है और 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। घटना के बाद जिले की DMSP ने घटनास्थल का निरीक्षण किया कर लोगों से घटना की जानकारी ली है। वहीं जानकारी देते हुए जिले के CMO राजीव अग्रवाल ने बताया कि सभी लोग रामपुर गांव के रहने वाले थे और आज देवउठान पर्व पर अपने घरों को मिट्टी से पोतने के लिए
नेशनल हाईवे 530 मथुरा बरेली हाईवे के निर्माणाधीन पुलिया से मिट्टी खोदने गए थे और मिट्टी खोदते समय मिट्टी की ढाई गिर गई, जिससे इस हादसे में 9 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। कितने लोग थे आप? उसमें मट्टी खोदने के लिए गए थे, मट्टी खोदने के लिए, उसके बाद ढाई पलट गई। कितने लोग थे? 10-12 लोग थे, कुछ लोग ऊपर आ गए और कुछ लोग दब गए। कितने लोग दबे थे उसमें? ये पता नहीं कितने लोग, कितनी अंदाज कुछ ना कुछ महिला 5-6 लोग। ये लोग मट्टी पोतने के लिए कोई फंक्शन होता है, उस चक्कर में वहाँ गए थे मट्टी लेने के लिए, पोतने के लिए अपने घरों को। तो वहाँ जो है दीवार गिरने से जो है ये हादसा क्या पता चला है, जिसमें हमारे यहाँ 9 लोग आए हैं अब तक, जिसमें 4 महिलाओं की मौत हो गई है और 5 की हालत सही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से अगली खबर है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आपको बता दें 17 नवंबर को दौरा है। ज्योति बिंदी के समर्थन में करेंगे जनसभा। पैडापुर के स्वामी गोविंद आश्रम इंटर कॉलेज में होगी जनसभा। मंझवा विधानसभा उपचुनाव को लेकर होगी जनसभा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां डिप्टी एसपी के अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर। आपको बता दें इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बने अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। वेद प्रकाश राय को बनाया गया है ट्रैफिक पुलिस एसीपी। ब्रजेश कुमार वर्मा को बनाया गया है ट्रैफिक पुलिस एसीपी। तो वेद प्रकाश राय को बनाया गया ट्रैफिक पुलिस एसीपी। ब्रजेश कुमार वर्मा को बनाया गया है ट्रैफिक पुलिस एसीपी। तो डिप्टी एसपी के अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी बने अधिकारियों के किए गए ट्रांसफर। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देर रात पड़ा खाद फैक्ट्री पर छापा। सीतापुर से अहम खबर है। 14 घंटे से मौजूद है विभागीय अधिकारियों की टीम। कुछ वर्षों पहले भी पड़ा था फैक्ट्री पर छापा। रैपर सहित पकड़ी गई थी नकली खाद की बोरियां। देर रात फैक्ट्री में कर्मचारियों ने हंगामा किया, सूत्रों से ये जानकारी मिली। तो अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। नकली डीएपी पकड़ने का मामला सामने आ रहा है। छापेमारी करने वाले अधिकारियों पर बनाया जा रहा है दबाव। जांच के दौरान पत्रकार को अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी गई है। खैराबाद के असुढर में स्थित है साई बायोक्रॉप साइंस। छापेमारी करने वाले अधिकारियों पर बनाया जा रहा है दबाव। नकली डीएपी पकड़ने का ये मामला सामने आ रहा है। छापेमारी करने वाले अधिकारियों पर अब दबाव बनाया जा रहा है। अगली अहम खबर महोबा से है, जहां लापता युवक का 100 तालाब में मिला है। आपको बता दें 100 तालाब में तैरता देख 100 तालाब में उतराता देख मचा हड़कंप। मृतक के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। दो दिन पूर्व निमंत्रण में गया था मृतक। तो 100 को कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र की यह घटना है। लापता युवक का 100 तालाब में मिला है। तालाब में उतराता मिला है युवक का शव।
मृतक के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। दो दिन पूर्व निमंत्रण में गया था मृतक युवक, तो तालाब में उतरा था। मिला है युवक का शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवक के शव पर चोट के भी निशान मिले हैं। कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना है। लापता युवक का शव तालाब में मिला है। तालाब में उतरा था मिला है युवक का शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर, जहां कोर्ट जा रहे गवाह पर जानलेवा हमला किया गया है। गवाह पर जानलेवा हमला करने का यह मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाश नरेश भाटी के बेटे सहित 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। थार गाड़ी में सवार बदमाशों ने हमला किया था। बदमाशों द्वारा फायरिंग भी की गई थी। हरियाणा से सूरजपुर कोर्ट गवाही पर जा रहा था युवक। दनकौर थाना पुलिस ने आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आरोपियों से थार गाड़ी व अवैध हथियार बरामद हुआ है। सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच का ये गैंगवार बदमाशों द्वारा की गई थी फायरिंग। हरियाणा से सूरजपुर कोर्ट गवाही पर जा रहा था युवक। दनकौर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा से सूरजपुर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर जा रहा था गवाही के लिए। इस दौरान उस पर हमला किया गया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। इस बीच आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर, बातचीत के बहाने 5 लाख की टप्पेबाजी की गई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बातचीत में उलझाकर गाड़ी से 5 लाख रुपए चोरी किए गए हैं। चोरी की घटना को मां बेटे ने मिलकर दिया था अंजाम। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चोरी की घटना को मां बेटे ने मिलकर दिया था अंजाम। घटना में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार। मां को भी गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 4.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर, डीसीपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, मां बेटे ने मिलकर 5 लाख रुपए की टप्पेबाजी की है। दोनों की हालांकि गिरफ्तारी हो गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, बातचीत के बहाने ये एक 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग गायब किया गया। और पहले तो जो भागी था उसको गाड़ी में बहाने से बुलाया गया और बैठाने के बाद और माँ और बेटे दोनों ही इस घटना में बिल्कुल लिप्त हैं। और इसमें बेटे को अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और जो माँ है वो अभी फरार है। करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी इनसे बरामद हो चुकी है। थाना हरिपर्वत पुलिस ने जो इलाका है जहाँ थाना हरिपर्वत पुलिस लगती है, यहाँ थाना हरिपर्वत का इलाका है। और यहाँ पर ये जो माँ और बेटे हैं ये दोनों ही इस तरह से बातचीत के बहाने, मकान बनाने के बहाने को लेकर ये बातचीत की और उसी दौरान ये बैग पार कर दिया गया, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करी गई और इसकी इस घटना के संबंध में थाना हरिपर्वत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जो इस घटना का अनावरण करते हुए डीसीपी नगर सूरज राय ने प्रेस वार्ता की और उसमें बताया गया कि ये माँ और बेटे दोनों ही इसमें संलिप्त है। इस घटना में बेटे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और माँ की तलाश अभी जारी है। जी अजेंद्र, ये माँ बेटे ये चोरी की घटना में जो संलिप्त पाएंगे, क्या इनका कोई गिरोह है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? देखिए, अभी तक की जानकारी में यही मनोज पता चल पाया है कि पहले ये घटना सामने आई है और पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से पुलिस अधिकारी का कहना है कि और भी इनसे पता कराया जाएगा कि क्या इस तरह की और भी घटना इन्होंने करी है। तो लेकिन अभी जो प्रेस वार्ता हुई है, जो कुछ दिन पहले की ये घटना है, जो 5 लाख रुपए गायब होने की घटना हमने खबर भी दिखाई थी। उसके बाद इस घटना में पुलिस लगी और पुलिस की टीम के अनुसार ये दो लोग मिले हैं, जिसमें कि माँ अभी फरार है और बेटे के द्वारा सारी घटना बताई गई कि इस तरह से हमने ये 5 लाख रुपए के बैग की चोरी करी थी।
4.5 लाख रुपए की नकदी मनोज इनसे बरामद हो चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बातों में उलझाकर 5 लाख रुपए की टप्पेबाजी की गई, जिसमें 4.5 लाख रुपए पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं और जो आरोपी मां बेटे थे उनमें बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है और मां की तलाश जारी है। हमारे संवाददाता ने यह अहम जानकारी दी है। और इस बीच प्रयागराज से अहम खबर सामने आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर प्रयागराज से, नए नए तरीकों से विरोध जताते प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्र आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन, प्रतिभागियों का प्रदर्शन जारी है। आज प्रदर्शन का दूसरा दिन। एक छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने को लेकर अपनी मांग के तहत ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग को जगाने का प्रयास छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। आरओ, एआरओ और पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने के, एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने के पक्ष में है और इसी मांग को लेकर छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। कल भी ये प्रदर्शन किया गया था और आज भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। मधुर दरबारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुर, छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से उनके प्रदर्शन को रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है और उनकी जो मांगे हैं अहम, वो क्या है मधुर? जी, मतलब मैं आपको बता दूं कि ये कल करीब लगभग 10 बजे से ही शुरू हो गया था। यहाँ पे आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो 10 बजे से स्टार्ट हो गया। तो आज करीब समझ लीजिए कि 27-28 घंटे हो चुके हैं और बराबर जो है यहाँ छात्र जमे हुए हैं। और केवल यहाँ पे यूपी के ही छात्र नहीं बल्कि दिल्ली से और जो अदर स्टेट के वो भी यहाँ पे जुड़ गए हैं आकर के। और पूरा एक तरह से व्यापक रूप से ये लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका जो विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण इनका जो है वो इन्होंने जो अभी तक इन्होंने इनकी अपील थी, इन्होंने इनका कहना था कि छात्रों का कि एक शिफ्ट में जो है इनको एग्जाम चाहिए, कि एक शिफ्ट में जैसा पहले होता था एक शिफ्ट में ही एग्जाम कराया जाए। लेकिन अब जो है लोक सेवा आयोग में जो अभी फिलहाल जो 2023 एआरओ और आरओ की जो डेट घोषित की है वो करीब 22 दिसंबर और 23 दिसंबर घोषित की है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने 7 और 8 दिसंबर जो है तीसरी प्रारंभिक परीक्षा 2024 की डेट घोषित की। इसको लेकर के एक बार पहले भी ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं छात्र यहाँ पर। लेकिन जब 5 नवंबर को ये डेट डिक्लेयर की गई तो उसके बाद से छात्रों ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया था कि 11 नवंबर से यहाँ पे जो है छात्र बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन करेंगे और इस चीज के खिलाफ जो है वो व्यापक प्रदर्शन करेंगे। और इसी को लेकर कल से यहाँ पे व्यापक प्रदर्शन शुरू है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि इसमें कई चीजें अपडेट हो चुकी हैं, जिसमें इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने आके यहाँ पे बातचीत की और इनको समझाया कि उन्होंने कहा कि आप एक बार बैठ करके मेरे साथ समझने की, हम लोग आयोग के साथ बैठ करके इसको समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। लेकिन इसको लेकर के जो छात्र हैं पूरी तरीके से उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं मानी। उन्होंने कह दिया हम इस पे कोई भी बात नहीं करना चाहते। ना ही मैंने भी उनसे पूछा कि क्या इस तरह से कोई बीच का रास्ता निकल सकता है छात्रों में और लोक सेवा आयोग के बीच में। तो छात्रों को कहना है हम इस मांग से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो उनकी मेन और मुख्य मांग है, उनका मांग यही है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही जो है पूरी परीक्षा संपन्न कराई जाए। क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर 2 दिन में परीक्षा संपन्न होगी तो उस ऐसे में उन्होंने वो जो है 2 तरीके के पेपर आ सकते हैं। एक दिन हो सकता है कि इजी पेपर आ जाए, एक दिन टफ पेपर आ जाए। तो हो सकता है किसी का 90 पे हो जाए, किसी का 110 पे ना हो। तो इस तरीके से करके उनका कहना है कि जो स्केलिंग जो पहले चलती थी उस स्केलिंग को भी इसीलिए हटाया गया था कि एकदम बराबर का मानक तय किया जाए और चीज सेट करके एक परीक्षा यहाँ पे ली जा रही है जिसमें सबको बराबर का मौका मिलता है। ठीक उसी तरीके से उनका कहना है कि इस बार भी जो परीक्षा हो रही है उसको बराबर एक तरीके एक समान रूप से किया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि इक्विटी जो राइट ऑफ इक्विटी है आपका आर्टिकल 14 उसका वॉल्यूशन हो रहा है। और राइट ऑफ आर्टिकल 14 ये कहता है कि बराबर की समानता की बात करता है। उसका कहना है कि उसका फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग उसमें समानता की बात हुई है, इक्विटी की बात हुई है कि सबको समान पेपर मिला जाए, दिया जाए। तो उसी में जो है उनकी जो मेरिट को आका जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन रहता है। और मैं आपको बता दूं कि सुबह से क्या बल्कि रात भर जो है यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो आपके छात्र यहाँ पे डटे रहे और यहाँ से हटे नहीं। और अभी भी सब लगे हुए हैं। बीच में थोड़ा सा संख्या कम हुई थी लेकिन फिर से वापस वो लोग सब इकट्ठे हो गए हैं और फिर से यहाँ पे एकजुट है। उनका कहना है कि जब तक लोक सेवा आयोग जो नहीं मानेगा तब तक हम इसको प्रदर्शन जारी रखेंगे, अनवरत जारी रखेंगे। जबकि सुबह जो लोक सेवा आयोग के यहाँ पे अधिकारी थे वो आए, उन्होंने आके जो है बताया जो लड़कों से जो है माइक पर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा है
जो लोक सेवा आयोग करता है वो आपके हित में ही करता है छात्रों के। तो हमने ये हित में ही किया है। हम चाहते हैं कि किसी तरह के पेपर जो लीक ना हो, इस वजह से इसको जो है 2 दिन तक किया गया है। और इसको आप मान चलिए कि ये पूरी तरीके से आपके पक्ष में है, आपके हित में, लेकिन छात्रों ने उसको तरह से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हम और फिर उनको ये कहा गया कि आके आप लोग बैठ के इस बात को समझिए कि जो नॉर्मलाइजेशन वो है क्या, ये आपके हित के लिए किया गया। लेकिन छात्र किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। उनकी जो खास तौर से केवल एक ही मांग यहाँ पे है फिलहाल इस प्रदर्शन में जो निकल के सामने आ रही है, वो मांग यही कि एक दिन में एक शिफ्ट में कराया जाए। इससे कम वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो पूरी तरीके से प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको जो बता दूं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें कई नए नए तरीके लोग मतलब एक तरीके से जो है लोगों को सामने लेके आ रहे हैं नए तरीकों में। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बोतल बजाना बैठ करके, उसके साथ साथ जो है टीन के शेड को उसको कहते बजा करके बजा रहे हैं वो, और लोक सेवा के ठीक जो बाउंड्री वॉल के ठीक सामने बैठ के बजा रहे हैं। और उसके साथ साथ पूरी भीड़ वहां पे जमा हुई है और उसके अलावा ड्रम बजाया जा रहा है। तो नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं वो कि किसी तरीके से मतलब इस तरीके से प्रतीत हो रहा है यहाँ पे जैसे वो किसी तरीके से लोक सेवा आयोग को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको जैसे कि लोक सेवा आयोग सोया हुआ है, उसको जगा करके अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में ना हो। और सबसे बड़ी बात जो इनका कहना है, जैसे मैंने कई यहाँ पे जो छात्रों से बात की, तो वो कई बाहर के जिलों से आए हैं, बाहर के प्रदेशों से आके यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं। तो उसमें वो आज पिछले 8 साल 10 साल 12 साल से तैयारियां कर रहे हैं। तो उसमें उनको जिस तरीके से उनका खर्चा आ रहा है, चाहे वो खाने का हो, उनका रहने का हो, कोचिंग का हो, ट्यूशन का हो, यहाँ पे पढ़ने का हो, और किसी भी तरीके के जो खर्चे हैं वो उनके पीछे आप समझ सकते हैं 10 से 12 दिन साल में कितने खर्चे हुए होंगे उनके और उनके परिवार से। आप समझ सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में क्या असर पड़ा होगा। और इसके साथ साथ जो जिस तरीके से यहाँ पे वो चल रहा है, और इनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो है पीछे से काफी जो है डिले चल रही हैं। और जैसे 2023 में मैंने बताया कि ARO RO की जो परीक्षा जिसके एक प्रदर्शन यहाँ पे जारी है, 2023 की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन अभी 2024 पूरा खत्म तो है और अभी कोई इसकी जो है 22 दिसंबर डेट आई है। कुल मिलाकर के आप जानने की करीब 1-1.5 साल ये परीक्षा जो लेट चल रही है। इसी तरीके से प्रतिशत परीक्षा तो फिलहाल के लिए 2024 में है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है जैसे 4-5 बार जो ये डेट डिक्लेयर की गई है उसको फिर से पोस्टपोन किया गया है। ठीक उसी तरीके से जो दोनों परीक्षाओं के लिए वो कह रहे हैं कि ये केवल डेट डिक्लेयर करते हैं, केवल लड़कों को जो है फंसा कर रखा हुआ है उन्होंने, और पूरे उनके भविष्य उसके साथ अंधकार में है और उनको अंधकार में रख रखा। और ये जो किसी तरीके से जो है छात्रों के साथ निश्चित रूप से मधुर अब देखना होगा, क्योंकि छात्र लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो छात्रों के हित में है। लेकिन छात्र इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए जाने से कम कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया मधुर। इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। विश्व के आपको बता दें सीएमएस स्कूल से जुड़ी अहम खबर। 22 नवंबर से सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 54 देशों के राष्ट्रपति, पीएम, मुख्य न्यायाधीश, कानूनविद इसमें शामिल होंगे। ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर थीम पर ये सम्मेलन होगा। 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है सीएमएस में सम्मेलन विश्व में एकता, शांति, न्याय की अलख जगा रहा है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 22 नवंबर को होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएमएस विश्व चीफ जस्टिस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 नवंबर से सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में सम्मेलन आयोजित होगा। 54 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायविद इसमें शामिल होंगे। कि हम लोग एक पृथ्वी के जो है वो प्राणी हैं और हमें जो सॉल्यूशंस निकालने, जो समाधान निकालने हैं चुनौतियों के, वो इकट्ठे मिल करके ही वो समाधान निकालने होंगे। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हम जैसा कि आपको विदित है कि पिछले 24 वर्षों से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लगातार एक विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता चला आ रहा है और ये इस बार उसका 25वां वर्ष है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि मैं आशा व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से पिछले 24 वर्षों में हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर जगदीश गांधी जी का जो भावना थी, जिस भावना से उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का निश्चय किया और 24 वर्षों तक लगातार जो सतर्कता से उन्होंने इसको किया,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने पिछले 24 सम्मेलनों को कवर किया है, उसी प्रकार से आप इस बार भी उनकी प्रेरणा से जो 25वीं बार हिम्मत जुटा करके हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके लिए आपका समर्थन उसी तरीके से और आपका प्रेम उसी तरीके से मिलता रहेगा जिस तरीके से आपका पिछले वर्षों में मिला है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, इसको आयोजित करने के पीछे भावना क्या है, इसके बारे में मैं आपको परिचित कराना चाहूँगी। अक्सर ये धारणा रहती है कि विश्व की जो व्यवस्था है वो जो हमें सबको पता है कि वो बहुत ही खराब है और उसके उपयुक्त ना होने की वजह से, उस कारण से जो विश्व के स्तर पर जो चुनौतियां हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। तो एक वैश्विक विश्व व्यवस्था जो है उसको और अच्छा बनाने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए, जो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चर्चा होनी चाहिए जो एक प्रभावित स्तर पर अपने अपने देशों के जुरिस्डिक्शंस में एक क्लाइमेट ऑफ ओपिनियन बनाते हैं, एक जो समाज में धारणाएं होती हैं जिनके ऊपर आधारित हमारे शासक जो हैं अमल करते हैं, उन लोगों की जो अपनी जनता है उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसके जो लक्ष्य हैं कि वो क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, उनको प्रतिबिंबित करते हैं हमारे शासक। देशों के राष्ट्रपति, पीएम और कानूनविद इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएमएस चीफ, आपको बता दें सीएमएस में विश्व के जो 22 नवंबर से सीएमएस ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 54 देशों के राष्ट्रपति, पीएम, मुख्य न्यायाधीश, कानूनविद इसमें शामिल होंगे। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर थीम पर यह सम्मेलन आयोजित होगा। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है सीएमएस में ये सम्मेलन। 54 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होंगे। विश्व में एकता, शांति, न्याय की अलख जगा रहा है ये सम्मेलन। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन 22 नवंबर को होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में होंगे चीफ गेस्ट। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएमएस में चीफ गेस्ट चीफ जस्टिस का ये इंटरनेशनल सम्मेलन 22 नवंबर से सीएमएस ऑडिटोरियम में सम्मेलन का आयोजन होगा। 54 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और कानूनविद इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। ये गवर्नेंस फॉर द फ्यूचर थीम पर यह सम्मेलन आयोजित होगा। 24 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है सीएमएस में यह सम्मेलन। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आगरा से अगली अहम खबर है जहां अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में सुनवाई हुई है। आपको बता दें किसान आंदोलन में दिए बयान पर सुनवाई हुई है। आगरा कोर्ट सुनवाई में अब बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किया था वाद दायर किया था। न्यायालय ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे। किसान आंदोलन, महात्मा गांधी पर कंगना रनौत के द्वारा बयान दिया गया था। बयान को लेकर दायर की गई थी याचिका। किसान आंदोलन में दिए बयान पर आज सुनवाई, आगरा कोर्ट में सुनवाई में बढ़ सकती है मुश्किलें। अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किया था वाद दायर। और इस बीच लखनऊ से एक और अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में नहीं थमने का नाम ले रहा है पोस्टर वार। यूपी में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर कांग्रेस कार्यालय पर लगाया गया है पोस्टर। तो यूपी की राजनीति में इस वक्त पोस्टर वार लगातार जारी है। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने लगवाया है पोस्टर। अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे, ये पोस्टर इसके साथ ही पोस्टर लगाया गया है। कांग्रेस नेता शरद शुक्ला ने लगवाया है पोस्टर। अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। पोस्टर में कमल का फूल भी दर्शाया गया है। युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला के द्वारा यह पोस्टर लगाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, यूपी की राजनीति में इस समय पोस्टर वार लगातार जारी है। पोस्टर वार के बीच में अब शरद शुक्ला के द्वारा भी एक पोस्टर लगवाया गया है।
क्या है इस पोस्टर में? मनोज देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत की, तो सियासी पारा कहीं ना कहीं हाई हो चुका है, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार तो तमाम जो पार्टी हैं वो अपने अपने तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। और उसी क्रम में अगर आप देखें तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति अब कहीं ना कहीं मंचों के बाद से पोस्टरों पर उतर चुकी है, तो लगातार कहीं ना कहीं अब जो पोस्टर बाहर है वो देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो शरद शुक्ला जो कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है, तो उन्होंने साफ तौर पर पोस्टर में ये बात उन्होंने लिखी है कि अगर भारतीय पार्टी बांटने की बात करेगी तो हम भारतीय पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे। यानी कि साफ तौर पर पोस्टर के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का है मनोज, कि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सियासत है वो अपनी धुरी बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं उन उपचुनावों में जनता का समर्थन किसको मिलेगा, जनता किसके साथ जुड़ेगी और वोट किसके पक्ष में कास्ट होगा, ये क्या जो निर्णायक नतीजे आएंगे मतलब इसके बाद तय होगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो सियासत और सियासी जो पारा है वो प्रदेश में कहने अब बढ़ चुका है और कहने के वो सियासी पारा पोस्टरों के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मनोज, निश्चित रूप से अनिकेत, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में पोस्टरवार लगातार जारी है। अब कांग्रेस के नेता शरद शुक्ला के द्वारा पोस्टर लगाया गया है, अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। ये पोस्टर अब कांग्रेस नेता की तरफ से लगाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में लगाई है फांसी। साड़ू के घर पर रह रहे युवक ने फांसी लगाई है। घर के बाहर पेड़ से लटकता मिला है युवक का शव। सीतापुर के रामपुर मथुरा का निवासी था मृतक युवक। कोतवाली फतेहपुर के औरंगाबाद का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। साड़ू के घर रह रहे युवक ने फांसी लगाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रावस्ती से अगली खबर, जहां युवक ने लगाई है फांसी। पारिवारिक कलह से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाई है। पत्नी से कहासुनी के बाद उठाया जानलेवा ये कदम। सब्जी लेने के बहाने अपनी दुकान में लगाई फांसी। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतक को शराब का लती बताया जा रहा है। भिंगा कोतवाली अंतर्गत खैरी मोड़ की यह घटना है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हुई है। ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजों को रौंदा है। ट्रक के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हुई है। ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा है। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस व आला अधिकारी। मदनपुर से ग्राम जफरपुर जा रहे थे बाइक सवार। फतेहपुर के ग्राम नबीगंज का यह पूरा मामला है। ट्रक चालक से क्षेत्रीय लोगों ने मारपीट की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रावस्ती से अगली खबर, जहां नशे में धुत युवक पुलिया से नीचे गिरा है। पानी में गिरने से युवक की मौत हो गई। और गुजरात में मजदूरी करता था मृतक युवक। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कुछ दिन पहले ही गांव आया था मृतक युवक। इकोना के खावा पोखर के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गुजरात में मजदूरी करता था मृतक युवक। और इस बीच सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अपहरण के मामले में 2 महिला समेत 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सोनभद्र से आपको दिखा रहे। घर से बाहर खेल रही 2 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। सीसीटीवी में अपहरण की वारदात कैद हुई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को मिली है सफलता। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस को सफलता हासिल हुई है। 2 महिलाओं सहित 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अपहरण की गई बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। मामले में केस दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो रावर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के घसिया बस्ती का यह पूरा मामला है। सोनभद्र से अहम खबर, अपहरण के मामले में 2 महिला समेत 4 लोग अरेस्ट हुए हैं।
अब रुक करेंगे अगली खबर का लखीमपुर खीरी से अगली खबर, जहां एसओजी टीम व बदमाशों की मुठभेड़ सामने आई है। अंतरजनपदीय लूट करने वाले 2 आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हुआ है। अवैध तमंचा, लूट का सामान, नकदी व बाइक बरामद हुई है। लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। देखिए, विगत माह में जनपद खीरी के विभिन्न थानों के अंदर कुछ बदमाशों द्वारा लूट की घटनाएं की थी, चैन घटनाएं की थी, जिसको लेकर के एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें स्वाट टीम थी और एसओस थे, उनकी टीम थी। तो इसको लेकर के मामला गंभीर था और चुनौती थी पुलिस के लिए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि जगह चेकिंग हो और कार्रवाई हो बदमाशों पे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्वाट टीम द्वारा और एसओ मितौली द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं अजान की तरफ से और सीतापुर जाने की फिराक में हैं और ये बदमाश घटना कार्य की है और इस घटना कार्य करने की फिराक में है। बदमाश जैसे आ रहे बदमाशों ने पुलिस को देख करके मोटरसाइकिल रोककर वापस करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस से घिर चुके थे। तो घिर का देख करके उन्होंने पुलिस पार्टी फायर करना शुरू किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है। अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को कुचला है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हुआ है। गुरबख्शगंज थाने के झबरा के पास की घटना है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का